गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पीडीएफ नंबर 15 लेकर के आया हूँ, आप लोग इसको देखिए। तो इसमें क्या है कि 15 में जैसे मैंने कि आपको 14 पीडीएफ भेजा है और ये आज है, आप लोग इसको पढ़ते रहिए। अगर किसी भी तरीके की आप लोग को कोई समस्या होती है या समझ में ना आता हो तो आप उसको हमको ज़रूर बता दें। तो आज का टॉपिक है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग मैनेजमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग मैनेजमेंट क्या है? जैविक कृषि प्रबंधन। तो देखिए, जैविक कृषि प्रबंधन के तहत भूमि की निरंतर गहरी जुताई से मिट्टी के सूक्ष्म जीवों और जानवरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, ऐसा है, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारी जैविक कृषि मतलब है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सिस्टम जो है, यहाँ पे अगर भूमि की हम निरंतर गहरी जुताई करते हैं तो मिट्टी में जो हमारे सूक्ष्म माइक्रो जीव पाए जाते हैं वो उन पर क्या है, काफी बुरा प्रभाव पड़ता है और मृदा अपरदन पोषक तत्व की उपलब्धता को भी कम कर देता है। और इसमें क्या है, जो मृदा के पोषक तत्व होते हैं जो उनकी उपलब्धता को बढ़ाते हैं, इनको भी काफी इन पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भूमि की जुताई केवल आवश्यकता अनुसार की जानी चाहिए। इसीलिए सॉइल की जो प्लोइंग सिस्टम अपनाया जाना चाहिए, या जो भी फार्मर्स किसी भी क्रॉप्स की वो सोइंग करता है या सोइंग करने से जो भी टिलेज सिस्टम अपनाता है, टिलेज सिस्टम अपनाने के पर्पज से जो भी सिस्टम अपनाता है वो क्या है, एक जितनी आवश्यकता के ही अकॉर्डिंग उसको अपनाना चाहिए। इसमें देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग मैनेजमेंट में जो मुख्य पर्पज बताया गया है इसी के बारे में, यानी कि अगर किसान किसी फसल की बुआई से पहले उसके खेत में फील्ड में प्लोइंग सिस्टम अपना रहा है तो उसको क्या है कि बराबर निरंतर जारी नहीं रखना चाहिए, न गहरी जुताई करनी चाहिए। उसके लिए क्या है कि फार्मर्स को आवश्यकता अनुसार प्लोइंग सिस्टम अपनाना चाहिए, जिससे क्या है कि मृदा के पोषक तत्व भी मेंटेन रहते हैं, सूक्ष्म जीव जो भी मृदा में पाए जाते हैं वो भी मेंटेन रहते हैं, क्रॉप्स का जर्मिनेशन अच्छा होता है। ठीक है, और यही इसका मुख्य पर्पज होता है। ठीक, जैसे देखिए मैंने इसमें भी बता दिया है अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कंडीशंस। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िए। सेकंड हेडिंग है आपकी सॉइल प्रोडक्शन। ठीक है, मिट्टी की सुरक्षा। सॉइल प्रोडक्शन में क्या होता है कि मिट्टी की सुरक्षा, जैसे मिट्टी की सुरक्षा का पर्पज देखिए हेडिंग से ही हम लोग यहाँ पे इसका सेंस लगा सकते हैं कि सुरक्षा का मतलब कोई भी किसी फार्मर्स अपने सॉइल में जो भी जितनी भी मैनेजमेंट या जितनी भी क्रियाएं अपना रहा है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो इसमें क्या है कि जैविक कृषि प्रबंधन के अंतर्गत वायु जल से होने वाले भूक्षरण को हर हाल में रोका जाना चाहिए। देखिए, जैविक खेती प्रबंधन के अंतर्गत जो यहाँ पे मुख्य पर्पज बताया गया है तो क्या है, सॉइल में विंडवे वाटर के अकॉर्डिंग जितना भी हमारा भूक्षरण हो रहा है उस पे हाल ही में क्या होना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। ठीक है, जैव कृषि प्रबंधन के अंदर वायु जल से होने वाले भूक्षरण पर रोक लगाना चाहिए। कोई भी प्राकृतिक संसाधन बेकार न जाए। इससे क्या है कि जितने भी हमारे नेचुरल संसाधन हैं वो क्या आते हैं, नेचुरल संसाधन इनसे मेंटेन रहते हैं और उनका उपयोग मतलब अच्छी तरीके से होता है और ये हमारे लिए या किसान के लिए बेकार नहीं जाते हैं। इसका सदुपयोग हो, सारी मिट्टी वनस्पतिक से ढकी रहे। और देखिए, जो भी सिस्टम है क्या है कि इनसी जितनी भी इसकी मिट्टी का जो पर्पज यहाँ पे जैविक खेती का है वो क्या है, वनस्पतिक से ढकी रहे। वनस्पतिक और पत्तियां वर्षा के वेग को कम कर मिट्टी की सुरक्षा करती हैं और जैव अवशेषों से मिट्टी के अवशेषों को ढक कर रखा जा सकता है। देखिए, जो हमारा बॉटनी का सिस्टम सॉइल वनस्पतिक सिस्टम बताया गया है, इसमें क्या है कि हम मिट्टी को किसी जैसे पत्तियां हैं, पत्तियों से ढके रहते हैं तो इससे वर्षा होती है, वर्षा के वेग को भी कम कर देती हैं और ये मतलब मिट्टी में सड़गल करके इनके पोषक तत्वों को मेंटेन रखती हैं। पोषक तत्व जो होते हैं मेंटेन रहते हैं तो इससे क्या है, फसल जर्मिनेशन अच्छी करती है, मृदा के उपजाऊपन की क्षमता बढ़ जाती है। यही इसके मुख्य कारण हैं। और देखिए, ये क्या दिया गया है कि वनस्पतिक और पत्तियों के वेग को कम कर मिट्टी की सुरक्षा करते हैं। यानी कि जो नेचुरल सिस्टम यानी कि बताया गया जो भी इनके हैं, ये क्या है उनका यानी कि पत्तियों इनके वेग को कम कर देती हैं
और इसकी सुरक्षा करती हैं और जैव अवशेषों से मिट्टी के अवशेषों को ढक कर रखा जाता है। ठीक है, इसको देखिए मैंने इसमें भी बता दिया, अंडर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, सॉयल एंड सॉयल रिलेशन। ठीक, इसको आप लोगों को पढ़ना है। और नेक्स्ट हेडिंग है मिश्रित खेती, मिक्सड फार्मिंग। देखिए ऑर्गेनिक सिस्टम के अंतर्गत मिक्सड फार्मिंग का आज की भारत में वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। मिक्सड यानी मिश्रित खेती किसान कर रहा है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जैविक कृषि प्रबंधन के अंतर्गत मिश्रित खेती में फसल उत्पादन और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं और जैविक कृषि या जैविक खेती के आधार पर मतलब स्तंभ रहते हैं। देखिए जैविक कृषि प्रबंधन के अंतर्गत मिश्रित खेती मतलब फसल उत्पादन या पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। देखिए जब एक जैविक खेती सिस्टम अपनाया जाता है तो इसके अंतर्गत पशुपालन क्रिया करना काफी मतलब एक जरूरतमंद होता है। जितने भी हमारे कंपोस्ट तैयार की जाती है वो ज्यादातर एनिमल्स का उसमें काफी योगदान रहता है। ठीक है, फसलों और किस्मों का चुनाव, अलग अलग फसलों और उनकी किस्मों की चयन प्रक्रिया। देखिए जो भी वैरायटी का मतलब चयन किया जाता है किसान को अलग अलग तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए, जिससे क्या है कि ये किसान उनकी बुआई समय पर समय के अकॉर्डिंग और क्लाइमेटिंग के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, जिससे कि वो एक क्लाइमेटिक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ही बुआई करेगा तो उसको क्या है अधिक लाभ होगा। ठीक है, और क्या है कि देखिए यहाँ पे मानवीय आवश्यकता आधारित ना होकर स्थान विशेष की मिट्टी, वातावरण, मौसम पर आधारित होनी चाहिए। और इसका देखिए सिस्टम मेन बताया गया है कि जो क्लाइमेट जो भी हमारी सॉइल होती है वो क्लाइमेट के ही अकॉर्डिंग उस पर जितनी भी गतिविधियां अपनाई जाती हैं वो क्लाइमेट के ही अकॉर्डिंग अपनाई जाती हैं। जहां तक संभव हो ऐसी किस्मों का चुनाव किया जाना चाहिए जो स्थानीय हो। देखिए यहाँ पे जो देखिए मुख्य बताया गया है कि जो भी वैरायटी का चयन किया जाना चाहिए वो अगर हमारे मूल मतलब हमारे क्षेत्र के अकॉर्डिंग या हमारी एरिया के अकॉर्डिंग ही रहती हैं तो इसमें जर्मिनेशन सिस्टम अच्छा होता है। एरिया के अकॉर्डिंग ही ये देखिए कोई भी वैरायटी का चयन किया जाता है तो इसमें जर्मिनेशन सिस्टम भी अच्छा होता है और इनके अकॉर्डिंग वो मतलब काफी अच्छी ग्रोथ कर जाती है। वहाँ के वातावरण के अनुकूल हो, यानी कि जो भी वैरायटी का चयन हो वो वहाँ के वातावरण के अनुकूल हो, जिससे कि उनकी काफी जर्मिनेशन क्रिया में मतलब फायदा हो। प्रत्येक फसल को उसके निर्धारित मौसम में ही उगाना चाहिए। और देखिए जो भी वैरायटी का जर्मिनेशन कर या बुआई करना चाहिए एक समय पे ही करना चाहिए। निर्धारित समय पर अगर उगाई जाती है तो वैरायटी का जर्मिनेशन मतलब प्रोसेस उसकी अच्छी तरीके से हो जाती है। और मौसम के अकॉर्डिंग जैसे कि मौसम के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है इसको तो मैंने बताया है। और इसमें जैसे रबी खरीफ जायज तो हमको जिस मौसम के अकॉर्डिंग जिस फसल की बुआई करना है उस समय पर मौसम को ध्यान में रख करके ही करना है। जैसे वर्तमान समय में हमारे राइस की फसल को बुआई करने के लिए हम खरीफ की तैयारी कर रहे हैं। अब रबी की सीजन एंड होने वाली है, हो रही है। इसमें क्या है अब खरीफ की सीजन आ रही है तो खरीफ की सीजन पे जितनी फसलें ले रखते हैं धान मक्का ये सब फसलों की बुआई, धान मक्का बाजरा है, इनकी तैयारी किसान अभी से ही करना चला। गर्मियों की गहरी जुताई भी करना चालू कर दिया है। ठीक है, तो देखिए हमने इसके बारे में आपको बताया है। और मिश्रित खेती में भी और भी सिस्टम होता है कि मिश्रित खेती में हमें एक फसल के साथ साथ में दूसरी फसल भी उगा सकते हैं इसी के मौसम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे धान के साथ में हम मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे सिस्टम्स हैं। ठीक, ये देखिए मैंने इसमें फिर वेजिटेबल्स जो मतलब सब्जियों की खेती की जाती है ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग उसको मैंने बताया है। और क्रॉप प्रोडक्शन एंड एनिमल हस्बेंड्री कंपोनेंट ये भी आप लोगों को बताया है, इसको देखिएगा और पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनिक या जैविक खेती के उद्देश्य क्या है, ये उनकी पद्धतियां क्या हैं। तो जैविक खेती के देखिए उद्देश्य तो काफी मैंने इससे पहले भी शायद बताया है लेकिन फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ इसको आप लोग। जैविक खेती का उद्देश्य होता है कि अधिक से अधिक किसान को लाभ मिले और एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। तो इसके लिए अकॉर्डिंग देखिए क्या है जैविक खेती जो है। देखिए पहले से मैंने ही बताया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे जैविक खेती का अधिकांश प्रयोग किया जाता है। और यहाँ की जनसंख्या जो है अधिकतर गाँव में निवास करती है
और 60 से 65% लोग अधिकतर रोजगार इसी एग्रीकल्चर से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, और दिनों दिन जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ खाद्यान्नों की मांग भी बढ़ रही। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये क्या है, खाद्यान्न सिस्टम हमारा उतना ही ज्यादा अधिक बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए अधिकांश उत्पादन की ओर में रासायनिक उर्वरकों, रोग, कीटनाशकों का अधिक कृषि में प्रयोग बढ़ता जा रहा है। और देखिए, जितनी ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ रही है, फार्मर्स क्या कर रहा है, उतना ज्यादा ही केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, डिजीज और इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है। किसान देसी और परंपरागत खाद्य को अनुपयोगी समझकर, देखिए यानी कि जो हमारे देसी खाद्य हैं और परंपरागत खाते हैं, इनको क्या अनुपयोगी समझकर इनके प्रति अपेक्षा नहीं बरत रहा है। तो इसका परिणाम भी किसान को देखने को मिल रहा है। देखिए आज की डेट में कितनी ज्यादा ह्यूमंस में या होमोसैपियंस में कितनी ज्यादा बीमारियां फैल चुकी हैं। इनको क्या है, इसका परिणाम उर्वरकों, कृषि रसायनों, अंधाधुंध अविवेका और अनियमित प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति, यानी अगर हम जितना ज्यादा केमिकल्स का यूज करेंगे उससे ज्यादा हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति क्या है, नष्ट होती जा रही है। भूमिगत जल, पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता जा रहा है। पर्यावरण हमारा दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है। ठीक है, पर्यावरण हमारा दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है। 60 के दशक में, जब मतलब आज से 60 साल पहले हमें, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि 60 के दशक में हमारे देश में जब ग्रीन रेवोल्यूशन सिस्टम अपनाया गया था, हरित क्रांति को तो मैंने पढ़ाया है। हरित क्रांति क्या है, इसके हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति का मुख्य यही बताया गया कि अधिक से अधिक फसलों उत्पादन नॉन केमिकल्स यूजेस के अकॉर्डिंग जो अपनाई जाती है, यही एम एस स्वामीनाथन ने इसके बारे में काफी बताया। जब हमारे देश में काफी महामारी आई थी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन सिस्टम अपनाया गया था। तो देखिए, ये तो बात की बात है, इसमें हम टॉपिक की बात करते हैं। इसके दौरान फसलों उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज्यादा उपयोग हुआ है। हरित क्रांति के तत्कालीन परिणामों से मशीनरीकरण और रासायनिक खेती जितना अधिक लाभ किसानों को मिल सके, उससे कई अधिक किसान ने खोया भी है। देखिए, अधिक लाभ के चक्कर में किसान लालच के चक्कर में अपना मतलब बहुत लाभ के चक्कर में बहुत कुछ खोने का मतलब ये कि है कि वो अधिक प्रोडक्शन के चक्कर में अंधाधुंध केमिकल्स का यूजेस करता है। तो इससे क्या है, क्लाइमेट हमारा दूषित होता है। हीटिंग टेम्परेचर देखिए, अधिक लो, कूलिंग टेम्परेचर क्या है अपना एक अनियमित रहता है। प्रारंभ में रासायनिक उर्वरकों के फसलों उत्पादन चमत्कारिक परिणाम मिले। देखिए यहाँ पे दिया गया है जो हमारा नेचुरल फसलों उत्पादन में चमत्कारिक परिणाम, जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है, क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम है, उसमें क्या है एक चमत्कारिक परिणाम, किंतु बाद में दुष्परिणाम। यानी कि देखिए, प्रोडक्शन सिस्टम जितना ज्यादा केमिकल्स का यूजेस किया, वो प्रोडक्शन सिस्टम तो किसान का अधिक मिल गया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बाद में क्या है, उसके परिणाम जो हुए हैं वो हमको अच्छे नहीं प्राप्त हुए, यानी उसका प्रभाव क्या हुआ, दुरुपयोग हो गया। जैसे देखिए वेजिटेबल्स में कि अधिकतर क्या है, रसायनों का प्रयोग करके वेजिटेबल्स उगा करके मार्केट में बेच देता। मार्केट में क्या है, वेजिटेबल्स तो अधिक बेच देता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको खाते हैं तो उससे ज्यादा बहुत सारी बीमारियां फैलती है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सिस्टम का जो पर्पस बताया गया है कि ऑर्गेनिक सिस्टम के अंतर्गत फसलों को उगाया जाना चाहिए, उन्हीं के अंतर्गत जो क्रॉप्स प्रोडक्शन को अपनाना चाहिए। और जैसे जैव उत्पादन में कमी, जल स्रोत में कमी, आज देखिए जितना हमारा जैव उर्वरक है, बायोमेट्रिक सिस्टम है, जैव फर्टिलाइजर है, और इनके बहुत सारे उत्पादन लागत में काफी बढ़ोतरी हो गई है, और पर्यावरण प्रदूषण भी क्या है, अधिक बढ़ रहा है। ठीक है, और रासायनिक उर्वरकों के फसलों उत्पादन में बहुत सारे सिस्टम्स बदलते जा रहे हैं। ठीक, ये इसका मुख्य। और स्वच्छता, गुणवत्ता वाले भोजन में उत्पादन सहायक है। जैविक या ऑर्गेनिक पद्धति में उर्वरकों को कीटनाशक का उपयोग वर्जित है। और जबकि आज की डेट में हमारी भारत सरकार इंसेक्टिसाइड बहुत सी दवाओं पर रोक भी लगा रही है। ऑर्गेनिक जैविक खेती को नेचुरल तरीके से इन ऑर्गेनिक सिस्टम्स के अकॉर्डिंग जितने भी केमिकल्स का यूजेस किया जा रहा है फार्मिंग पे, उस पर रोका जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए बहुत तरीके से बताया गया है। ठीक है, मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन स्थित उत्पादन किया जा सके, यानी कि हम मिट्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो और हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। ठीक, ये इसका मुख्य पर्पस बताया गया।
और इसको मैंने देखिए पॉइंट बाय पॉइंट डिवाइड भी कर दिया है। इसको आप लोग इसी से इसके उद्देश्य तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखना, यानी कि देखिए इसका मुख्य पर्पस ये होता है कि कोई भी सिस्टम्स के एग्रीकल्चर का हम फील्ड में अपना रहे हैं जैविक खेती के अकॉर्डिंग, तो इसमें फर्स्ट क्या है, हम उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने चाहिए कि हमारी सोइल का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए, मृदा हमारी। सेकंड है पर्यावरण मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाला खाद्यान्न पैदा करना चाहिए। मिट्टी की दीर्घकालीन उर्वरता को बनाए रखना या उसको बढ़ावा देना चाहिए। खेती में जो सूक्ष्म जीव, मृदा पादप, अन्य जीवों चक्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो चौथा पॉइंट दिया गया है कि मिट्टी में सूक्ष्म जीव, मृदा पादप और अन्य जीवों के जैविक चक्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए जो भी हमारे फार्मिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी माइक्रोज वो होते हैं जीव, उन पे क्या है कि सोयल पादप और जीवों के जैविक चक्र को प्रोत्साहित करना, और आपको क्या है उसमें अधिक प्रोडक्शन सिस्टम अपना करके उनको बढ़ाना चाहिए, बढ़ा करके, और हम उसी के अकॉर्डिंग जैविक सिस्टम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे हमारे सूक्ष्म जीव मेंटेन रहेंगे। इससे क्या है कि सोयल में पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती जाएगी। 5 पॉइंट है आपका रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक दवाओं के दुष्परिणाम को रोकना चाहिए। देखिए ये कितना ज्यादा मोस्ट टॉपिक है कि जितना हम केमिकल्स का यूजेस करते हैं इस पे क्या है रोक लगानी चाहिए, हमको नहीं लगाने मतलब इसको यूज करना चाहिए। इसके परिणाम हमारे लिए काफी घातक हैं, इनको रोकना चाहिए। और देखिए जितना ज्यादा हम केमिकल्स का प्रयोग करेंगे ये हमारे बॉडी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे जल, बहुत सारे प्रदूषण के लिए नुकसानदायक होते हैं। अगला आपका लास्ट पॉइंट है आपका कृषि पद्धतियां तथा उनके आसपास के आनुवांशिक कृषि विविधता को बनाए रखना चाहिए। देखिए जितना हमारा जेनेटिकल सिस्टम है क्रॉप प्रोडक्शन के अंतर्गत, उसको क्या है हमको मेंटेन करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, और ये मैंने बाय टॉपिक बता दिया है। देखिए इसमें हिंदी और इंग्लिश में डिफाइन कर दिया है, डायग्राम भी बना दिया है। ये डायग्राम की जैविक खेती के अकॉर्डिंग हम कितना भी सिस्टम जैसे कि एनिमल्स है, मत्स्य पालन है, ये सारे सिस्टम अपना रहे हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग। ठीक, हमने इसको बता दिया है, इसको देखते रहिए, समझिए। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।